हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप लोग का बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैसे छात्र जो 2022 के एग्ज़ाम देंगे 10th क्लास का, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो बस आप इतना सा देख लीजिए, एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क लाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आप लोग को पता ही होगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण किसी जल जल में तिरछी प्रवेश करती है तो यह किरण है। तो देखिए, ये अभिलंब की ओर झुकेगी क्योंकि यह विरल से सघन में जा रही है पानी से, और ये वायु से जल में जाएगी तो क्या अभिलंब की ओर झुकेगी। अगर जल से हवा में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए। तो लेंस की फोकस दूरी की दुगुनी पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का रहा, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता हुआ है। तो मानव मानव में जो प्रतिबिंब बनता है नेत्र में कहाँ बनता है, दृष्टि पटल पे बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद होता है, किसी माध्यम के आवर्तनांक का मान होता है, यानी स्नेल का नियम से क्या होता है। आप लोग पढ़े होंगे तो क्या है, तो साइन आई बटा साइन आर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, किसी लेंस के आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होगा। तो पता ही होगा, डाईऑप्टर। यहाँ पे पूछ रहा है किसी लेंस के आवर्धन का पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, मात्रक विहीन हो जाएगा। अगर लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक पूछता तो डाईऑप्टर हो जाता है। यहाँ आवर्धन है तो इसका मात्रक विहीन हो जाएगा। उसको तारा का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को प्रेरित करता है या दर्शाता है। तो किस घटना को दिखाता है, प्रकाश का अपवर्तन को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न में किस पर निर्भर करता है। तो चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, यानी सब पे करता है। तो 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप लोग ये पढ़े होंगे ना, ये वाला फार्मूला आर, कौन सा, ये वाला फार्मूला आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। देखिए, इस पे सब निर्भर कर रहा है, प्रतिरोध पे भी, लंबाई पे भी, उसके बाद उसका क्षेत्रफल पे भी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है। तो क्या हो जाएगा, वाट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। घंटा नहीं होगा, वाट बटा घंटा यहाँ लिखा हुआ है, वाट होगा। ऑप्शन है सही से देखिए, वाट हो जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग करते हैं। विद्युत धारा को नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो आम मीटर का उपयोग करते हैं। अगर यहाँ पे विभवांतर पूछता तो वोल्ट मीटर हो जाता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम फ्यूज तार के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबक पदार्थ नहीं, यानी चुंबक के जैसा कौन कार्य नहीं करता है। तो निकेल जो है ये चुंबक इसमें नहीं पाया जाता। बाकी ये लोहा चुंबक पदार्थ है, निकेल भी चुंबक पदार्थ है, कोबाल्ट भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, पीतल। क्वेश्चन नंबर 14, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है, क्यों। तो ये पूछ रहा है कारण सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत धारा के चुंबक प्रभाव की खोज किसने की थी। तो आप लोग को पता ही होगा, ओस्टर्ड सर ने विद्युत धारा के चुंबक प्रभाव की खोज किया था। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। उसके बाद 17 देखिए, यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है, ये कौन सा समीकरण है। तो ये हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, रिएक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 18, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है। तो अम्लीय वर्षा के जल के पीएच का मान क्या होता है, 5.6 से कम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है, एन ए एस सी ओ थ्री यौगिक प्रचलित नाम कौन सा है। NaSCO का यानी दूसरा नाम क्या है, प्रचलित नाम। तो हो जाएगा बेकिंग सोडा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है,
अपच का उपचार करने के लिए निम्न कौन सा औषधि का उपयोग करते हैं? तो कौन सा औषधि का उपयोग करते हैं? एंटासिड का। अपच यानी आप ज़्यादा खा लेते हैं तो उसको पचाने के लिए एंटासिड यानी प्रति अम्ल इसे हिंदी में बोला जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ते हैं जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है, यह निम्नलिखित में कौन सा है? यानी चींटी जो काटता है तो हमको जलन होता है, वो कौन सा उसमें अम्ल पाया जाता है उसके चींटी के डंक में? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल का पाया जाता है। उसके बाद ओकेजेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? ओकेजेलिक अम्ल तो टमाटर में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, CH4 इंटू 1/H2O निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक सूत्र? ये किसका रासायनिक सूत्र है? तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का है यानी इसका है सी का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में यानी तरल अवस्था में पाया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? पारा। तो कौन सा हो जाएगा? पारा हो जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर है 25, नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका त्रिआबंध। त्रिआबंध पाया जाता है। उसका 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो है आपका विद्युत का सुचालक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, कार्बन के सबसे बाहरी कोश के में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में कितना होती है? 27। 27 का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, एल्कीन पूछ रहा है यहाँ पे। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। अल्केन में क्या होता है? CnH2n ये हो जाता है एल्केन का। अल्कीन क्या होता है? CnH2n। उसके बाद अल्काइन का हो जाता है CnH2n, उसके बाद -2। उसके बाद देखिए यहाँ पे एल्कीन पूछ रहा है हमसे, तो क्या हो जाएगा एल्कीन का फॉर्मूला? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर एल्केन पूछेगा तो 2 जोड़ देना है, अगर एल्कीन अल्काइन पूछेगा तो उसमें से 2 घटा देना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? यानी इसका हो जाएगा संरचनात्मक समावयव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन पे फलन होते हैं? तो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था वो किस पे निर्भर करता है? तो हो जाएगा आपका ए यानी परमाणु संख्या के आधार पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 31, आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी को जो मोसले साहब बनाए थे, ये भी याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले बनाए थे, मोसले। उसके बाद देखिए यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी, समूह। समूह कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अम्ल राज के सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में क्या होता है? तो क्या होता है? तो डी हो जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी 3:1 होता है। याद रखिएगा ये जो है नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है। HNO3 जो है नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है, ये जो है नाइट्रिक एसिड का है। ये भी याद रख लीजिएगा, ये फॉर्मूला नाइट्रिक एसिड का है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे कहलाते हैं, बायोलॉजी का क्वेश्चन आपका आ गया। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो सौपोषी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34, छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का क्या कार्य है? तो सी हो जाएगा, यानी अवशोषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, केब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? तो कहाँ होती है आप लोग पढ़ेंगे, तो ये माइट्रोकॉन्ड्रिया में होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, पादप में अनॉक्सिसप्शन का अंतिम उत्पाद क्या है? अनॉक्सी और ऑक्सीसप्शन पढ़ लीजिएगा, 2 नंबर में आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 37, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तो तितली में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें कौन सा पादप एलर्जी पदार्थ नहीं है? यानी इसमें कौन सा है जो एलर्जी का कारक नहीं या पदार्थ नहीं है? तो हो जाएगा आपका स्टार्च।
क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है? तो अमोनिया बनता है, NH3। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि आपका हो जाएगा? ऊपरी थायराइड ग्रंथि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन सा फल फल पकाने में प्रयुक्त होता है? कौन सा इसमें जो है हार्मोन जो है जो फल को पकाने में कार्य करता है? तो आप लोग पढ़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन जो है ये जल को फल को पकाने का कार्य करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन में है घेंगा, मधुमेह, एड्स, रतौंधी। तो क्या होता है इंसुलिन की कमी से? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 44, ईस्ट में आलिंगन जलन किसके द्वारा होती है? तो आप लोग को पढ़े होंगे ईस्ट में किसके द्वारा आलिंगन जलन होती है? मुकुलन के द्वारा होती है। या पूछ लेगा मुकुलन के द्वारा जनन होता है ईस्ट में। क्वेश्चन उल्टा के भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो मानव में जहाँ स्पर्म और एंड ओवम का मिलन होता है तो वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। इसे डिम्ब नलिका भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, आनुवंशिकता के पिता किसे कहा जाते हैं? तो आनुवंशिकता के पिता मेंडल को कहा जाते हैं। जिन्होंने उसका तो क्वेश्चन नंबर 47, जैव मंडल होगा यहाँ पे। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जैव मंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है, यानी सन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48, जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डार्विन ने लिखी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।